धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इसकी वजह बने हैं प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता डॉक्टर नंद कुमार साय, जिन्होंने आदिवासी समाज समेत साहू समाज में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने का दावा किया है। साय ने धर्मांतरण को सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौती बताते हुए चिंता जताई है। दरअसल बीते कई वर्षों से प्रदेश के आदिवासी इलाकों में मतांतरण को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। समाज की बैठकों में भी इसे लेकर चिंता जताई जाती रही है। इन्हीं आरोपों और विवादों के बीच राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक विधानसभा में पारित कराया, जिसे राज्यपाल रमेन डेका की मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप दिया गया। लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण के आरोप थमते नजर नहीं आ रहे हैं। धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ में फिर सियासी संग्राम। आदिवासी नेता नंद कुमार साय के बयान ने खड़े किए सवाल। साहू समाज को लेकर भी नंद कुमार साय ने जताई चिंता। धर्म स्वतंत्रता कानून लागू फिर भी क्यों नहीं थम रहे धर्मांतरण? कांग्रेस का सवाल, कानून बना तो क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस ने जहां इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है, वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नंद कुमार साय वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वहीं बैज ने सवाल उठाया कि जब सरकार धर्म स्वतंत्रता कानून लागू कर चुकी है तो फिर धर्मांतरण क्यों नहीं रुक रहा? वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में खुलेआम धर्मांतरण होता था। भाजपा सरकार अब इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साव ने दावा किया कि समाज के लोग भी अब धर्मांतरण के खिलाफ सजग हो चुके हैं। देखिए, नंद कुमार साय जी प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और ज्यादातर उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। बस ये तो उनको सरकार से पूछना चाहिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने के बाद भी धर्मांतरण कैसे हो रहा है। ये तो सरकार से पूछना चाहती है, उनको पूछना चाहिए और उनके सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए। धर्मांतरण हमारे राज्य में पिछले कांग्रेस की सरकार में खुलेआम हुआ है और आज हमारी सरकार जो मौजूदा कानून है उस कानून के आधार पर कठोर कार्यवाहियां धर्मांतरण के खिलाफ कर रही है। ये सही है कि धर्मांतरण लगातार छत्तीसगढ़ में हुए हैं, पर अब ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हमारी सरकार कर रही है। हमने कड़ा कानून भी बनाया है, शीघ्र ही वो कानून लागू होगा और ये हमारी भी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी गंभीरता और सजगता से काम कर रही है। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में नया नहीं है, लेकिन नंद कुमार साय के बयान ने इसे एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। एक ओर सरकार धर्म स्वतंत्रता कानून को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष कानून के बावजूद जारी धर्मांतरण के आरोपों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब धर्मांतरण रोकने के लिए कानून मौजूद है तो फिर लगातार ऐसे आरोप क्यों सामने आ रहे हैं? आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर इसके समाधान के लिए कोई ठोस पहल होती है? इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। रायपुर से अद्वित नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण पर घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। नंद कुमार साय के बयान के क्या है सियासी मायने? धर्म स्वतंत्रता कानून के बाद भी क्यों नहीं रुक रहा धर्मांतरण? प्रदेश में धर्मांतरण पर हो रही सियासत कितनी जायज? सरकार के धर्मांतरण पर कार्रवाई के दावों में कितना दम? तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। प्रदेश में लंबे समय से धर्मांतरण को लेकर के विवाद और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहा है, लेकिन इस बार इस मुद्दे को नई धार दे दी है प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने।
साय ने यह दावा किया है कि आदिवासी समाज के साथ साथ साहू समाज और अन्य समुदायों में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू होने के बावजूद धर्मांतरण के आरोप अब लगातार सामने आते रहे। अब ऐसे में नंद कुमार साय के बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं निशिकांत पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। शुरुआत में चलिए सत्यप्रकाश जी आपसे ही कर लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, सवाल घूम फिर के वही आ जाता है कि भाई जब प्रदेश में कानून लागू है तो उसके बाद भी ये बार बार इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं, इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए दिवांशु जी, जो बात हम पिछले 2.5 साल से बोल रहे हैं, ये सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है और जाति धर्म को कहीं ना कहीं लड़ाने की बात कर रही है। ये असच साबित हो। जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी ने बोला है, इससे साफ स्पष्ट होता है यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। और कानून जो ये अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने कानून बना दिया, तो कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण हो रहे हैं। इनके नेता खुद बयानबाजी कर रहे हैं और ये वरिष्ठ नेता ने कहा, किसी काम कार्यकर्ता है ये नेता ने नहीं कहा। तो ये बहुत गंभीर विषय और गंभीर बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में ही हो रहा है और हो सकता है, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है जिस तरह से नंद कुमार साय जी बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना किसी के संरक्षण के तहत ही हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर। मगर इसमें खास बात क्या, अभी तक तो ये आदिवासियों को और धर्मांतरित व्यक्ति को लड़ाते थे, अब इस पे ये साहू समाज को भी लेकर आ रहे हैं, ओबीसी वर्ग को भी। ये बहुत घातक है। जिस तरह से आदिवासी वर्ग आज लड़ रहा है अपने हक के लिए, अब धमतरी की बात कर लीजिए, कुछ दिन पहले जो उन्होंने प्रदर्शन किया, बालोद में किया, तो अपने जल जंगल जमीन के लिए जिस तरह से लड़ रहा है, तो इनको अब समझ में आ चुका है कि आदिवासी वर्ग जो है वो अब अपने मांगों के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा है। अब ये दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बिना धर्म जाति इंडिया पाकिस्तान इसके बिना की राजनीति होती नहीं है बीजेपी की, तो इसके लिए अब एक नया एजेंडा लिया है। तो ये कहीं ना कहीं किसी की साजिश है। और क्यों इस तरह की घटना हो रही पिछले 2.5 साल में, और क्यों नहीं आप 15 साल की अगर बात कर ली जाए और 2.5 साल की भी बात कर ली जाए, मतलब 17.5 साल में एक भी व्यक्ति को जो अवैध धर्मांतरण किया हो या किसी ने अवैध धर्मांतरण करवाया हो, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दिला पाए हैं, एक व्यक्ति को भी नहीं। इसी से दिखता है कि स्पष्ट रूप है कि आप इसको कहीं ना कहीं परोसना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसके तहत ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता बैठे रहना चाहते हैं। आप इसके ऊपर कानून बनाने के बाद भी लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे, ये मुख्य मुद्दा है। और हमारी सरकार थी, हम नहीं पा सकते सरकार में, और अभी भी हम बोलते हैं कि आप श्वेत पत्र ले आइए, आपके सामने दूध का पानी का पानी हो जाएगा। क्यों उस रमन सिंह की समय में सबसे ज्यादा चर्च बने, ये सवाल आज भी। हमारी भूपेश बघेल सरकार में किस तरह से कंट्रोल हुआ, वही कानून था। क्यों 2006 का आपका जो संशोधित कानून था, राजभवन में अटका रहो, मगर आपने दिखावे के लिए अपनी पीठ थपथपाने के नया कानून लेकर आए, उसके बाद भी धर्मांतरण हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है, सरकार को जवाब देना चाहिए। और इसमें खासतौर से एक साहू वर्ग को, साहू समाज को अपमानित किया जा रहा है, उनका क्यों टारगेट उनको किया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा आज की डेट में है कि आप आदिवासियों को अभी तक धर्मांतरित व्यक्ति लड़ाते थे, अब साहू समाज को लेकर आ गए। तो ये कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले तो इनके विधायक ही बोल रहे थे कि मेरी फोटो नहीं है, साहू समाज का कहीं ना कहीं अपमान है। तो ये लगातार साहू समाज को, ओबीसी वर्ग का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और अब धर्मांतरण का नाम लेके भी उनका अपमानित किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। निशिकांत जी, जो बात सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, भाई वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का ही संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो यह संभव ही नहीं है कि कानून होने के बावजूद भी अगर धर्मांतरण होता रहे। क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, आपको और छोटे भाई सत्यप्रकाश जी को संदेह दिला। देखिए, जो अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा कि साहू समाज और ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो एक गाना था, वो तो चाहा कि इतने भोले बन के हैं बैठे जैसे कोई बात ही नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात के। साहू समाज नहीं, ब्राह्मण समाज नहीं, सिख समाज नहीं, हर जगह इनकी सोनमारी थी। और एक बड़ा अद्भुत चीज आपके मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है दिव्यांशु जी, और बड़ा अद्भुत इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कल्पना से बाहर की चीजें हैं जी। कि कहा जा रहा है कि मैं मसीही समाज में आस्था रखता हूँ, नाम क्या है, तो फलाना दुबे, फलाना साहू। तो बोले आप धर्मांतरित हो गए? नहीं, हम तो हिंदू हैं, लेकिन हमारी आस्था कहाँ है? मसीही समाज में। तो अब विषय महत्वपूर्ण ये आता है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के चर्चा न करके मुद्दे पर आते हैं कि धर्मांतरण कोई विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का है।
इसको बड़े कैनवास में अगर आप नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आज जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला विषय है। अवैध धर्मांतर की जब हम बात करते हैं, अभी देखिए जो घटनाएं आती हैं, और जब कानून बनने के बाद ग्राम पंचायत को जब परमिशन देने का अधिकार, मतलब चंगाई सभा हो या कोई सभा हो, तो परमिशन देने के अधिकार के बाद आप चंगाई सभा का कोई निवेदन और आवेदन भी नहीं कर रहा। कानून बन जाने से कानून किस चीज के लिए है? हत्या का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, रेप का नहीं है, किस चीज का कानून नहीं है। विषय यहाँ दूसरा है, बिल्कुल दूसरा है कि बंद कमरे के अंदर मेटासिन खिला के और पिला के अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो मतांतरण और धर्मांतरण को अलग करके, सत्यप्रकाश जी आपको देखना है, आप जिस चश्मे से देख रहे हैं वो राजनीति वाला चश्मा, उसको हमको नहीं लाना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्या डेमोग्राफी चेंज की दिशा में ये बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, क्या कई राज्यों में डेमोग्राफी चेंज हुई है या नहीं हुई है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली बात करें, हर जाति में इनका घुसपैठ हो चुका है। और जब कानून लाने की बात करें, सरकार के संरक्षण की बात करें, तो सत्यप्रकाश जी मुझे एक चीज याद आए कि कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी संभाग का चिट्ठी लिख रहा था, बहुत तेजी से हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण किया जा रहा है, सुदूर वनांचल में आदिवासी भाई बहनों को प्रलोभन से और धमकी से डरा के आप कोई कार्रवाई कीजिए या निर्णय लीजिए। सरकार ने उसको हटा दिया अधिकारी को। ये हमारे कालखंड का समय नहीं है सत्यप्रकाश जी, कहीं तो रहम कर लो साहब। हर जगह राजनीति करके आपको हासिल क्या हुआ? ऐसे भी कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई पेन इंडिया में। अब भी अगर नहीं सुधार हो सकता तो उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण राष्ट्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके उसमें तारतम्य में अगर आप देखें दिव्यांशु जी, तो एनजीओ बंद करना, विदेशी फंडिंग पर ब्रेक लगाना, सुचारू रूप से पावर देना ग्राम पंचायत को, पुलिस प्रशासन को अधिकार देना कि कहीं पे भी इस प्रकार की घटनाएं सामने ना आए। इन्हीं कालखंड का बात है दिव्यांशु जी कि लाश को दफनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाए। मान्यता विषय बस इतना ही है कि आप इसको स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते। भूपेश बघेल जी कहते थे कि एक उदाहरण लाके दो अपना सा, हम कार्रवाई करेंगे। एसपी कलेक्टर से क्यों नहीं मांगी उदाहरण? सत्यप्रकाश जी अभी भी जमीर को जिंदा करो। ये किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये पूरे हिंदू संस्कृति का, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण का विषय है। वहां पे तो कम से कम कंधा मिला के कंधे से काम कर लो। ठीक है, देश की संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास ये जो हुलेलुया लोग कर रहे हैं, उसको संरक्षित करने का प्रयास आप लोग अभी विपक्ष में बैठ के कर रहे हो। चलिए ठीक है, सत्ता में तो कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी के पास में जाऊंगा, उनसे टिप्पणी लूंगा। ठीक है पांडे जी, आपकी बात पर टिप्पणी लूंगा। हमारे साथ मनीष जी भी जुड़े हुए, मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार, उनका स्वागत करना चाहूंगा। मनीष जी स्वागत है आपका ID24 में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा आपसे सवाल यही था कि भाई अगर जिस तरह की बात हो रही है कि भाई धर्मांतरण का कानून लागू है और उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो क्या ये कहा जाए कि सिर्फ कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी होना चाहिए? और दूसरा ये आपसे मेरा सवाल है कि अगर ये हो रहा है, धर्मांतरण अगर हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए क्या प्रशासन जिम्मेदार है कि राजनीतिक दल जिम्मेदार है या सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं? क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, आपने दो सवाल किया। पहले तो धर्मांतरण जो हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और दूसरा कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण क्यों हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसके पूर्व भी आपके चैनल और अन्य चैनलों में भी बहुत सारी डिबेट्स में जब धर्मांतरण को लेकर के बैठा था, जब धर्म स्वतंत्र विधेयक जो है वो पास हुआ था, उसको कानून का रूप मिला था, उसमें बैठा था, तो मैंने उसमें भी इस बात को कहा था कि केवल कानून बना देने भर से ही धर्मांतरण रुक जाएगा, ये संभव नहीं है। और वो चीजें आज दिख भी रही है। आपने कानून बना दिया, बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना दिए, उसमें प्रावधान भी बहुत अच्छे कर दिए अपने, उसके बावजूद भी धर्मांतरण तो हो रहा है। वो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसको कैसे रोका जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया था दिव्यांशु जी। उसी का जवाब अब मैं देता हूँ कि यदि हम थोड़ा सा उसमें पीछे जाएं और आंकड़ों की यदि बात करें, यदि लोग कह रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है या इस तरीके की चीजें नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां नहीं है, चाहे इसको कोई भी कहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कहे, चाहे कांग्रेस कहे। देखिए, यदि हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि धर्मांतरण का कोई आधिकारिक आंकड़ा किसी के पास में नहीं है, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय छत्तीसगढ़ में लगभग 4,90,000 यानी कि 2% जो है वो ईसाई थे। और यदि अभी हम बात करें तो आज जो स्थितियां हैं, आज चूंकि अभी जनगणना का कार्य चल रहा है तो आंकड़े तो उसके बाद सामने आएंगे, लेकिन
जो मीडिया रिपोर्ट्स और बाकी चीजों में जहां हम लोग जाते हैं, वहां पर जाने के बाद ये समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ में पहले बस्तर में, जसपुर, नारायणपुर, इन इलाकों में जो है वो धर्मांतरण की संख्या ज्यादा थी। मगर अब आप देखिए कि कुछ शहरी इलाकों में, जैसे हम बात करें राजधानी रायपुर की या इससे लगे हुए दुर्ग की, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय या साहू समुदाय के जो लोग हैं उनका भी धर्मांतरण हो रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं ये निश्चित रूप से चिंताजनक है और इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो निश्चित रूप से देखिए, जिम्मेदार वो परिस्थितियां हैं जिसमें ये लोग चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के जा रहे हों, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के धर्मांतरण कर रहे हों, चाहे किसी भी परिस्थितियों को लेकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है जिसमें उनको धर्मांतरण करना पड़ रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है कि आप ये करेंगे, हमारे धर्म में आएंगे तो हम आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधा कर देंगे या हम आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, इस प्रकार की जो तमाम चीजें जो निकल करके आती हैं, निश्चित रूप से ये जिम्मेदार हैं और इनको कैसे आप दूर कर सकते हैं, इसी पर विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कानून बन गया है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबकी भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग भी इस दिशा में ध्यान दें कि हमारे आसपास भी ऐसे कोई लोग हैं जिनकी ये स्थितियां हैं, तो हम उनको कोशिश ये करें कि उनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं वो मदद करें। सरकार की योजनाओं का लाभ जो सत्ताधारी दल है या जो विपक्षी दल है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे ताकि उनका धर्मांतरण न हो सके। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और यही मेरे को लगता है कि महत्वपूर्ण होगा कि हम कैसे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, कैसे उन लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो आ रही है उनको दूर कर सकते हैं। उसी से हम रोक सकते हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये भी एक महती जिम्मेदारी है कि हम सबको भी इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं टिप्पणी चाहूंगा, पहले सत्यप्रकाश जी से और उसके बाद निशिकांत जी आपके पास जाऊंगा। जी सत्यप्रकाश जी। देखिए ये मनीष बोरो ने अच्छी बात की और ये हम बार बोलते हैं कि अगर कोई धर्मांतरित हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यही। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 17.5 साल किसकी सरकार थी? हमारी सरकार हम बात करूंगा तो खासतौर से अगर आदिवासी अंचल की बात की जाए तो 196 गांव तक बिजली की बात हो, आत्मा स्कूल की बात हो, उनके कपड़े बनवा के जर्मनी तक भिजवाने की बात, तो हमने प्रयास किए। मैं ये नहीं बोला कि 100% हमने सब चीज ठीक कर दी, मगर हमने प्रयास किए। मगर इसी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शासन किसका था? 15 साल का था ना। क्यों 15 साल में सबसे चर्च बने? क्यों इस तरह की चीजें हुई? ये सवाल तो ये खड़ा होता है कि इनकी सरकार सबसे ज्यादा थी और आज तक इस तरह की गरीबी क्यों है? स्वास्थ्य क्यों नहीं पहुंचा? शिक्षा क्यों नहीं पहुंचा? अस्पताल क्यों नहीं अंदरूनी क्षेत्रों में खुले? तो ये तमाम चीजें हैं। मगर एक चीज मैं बोलूंगा क्यों नहीं हुआ। अब मैं एक चीज बोलूंगा कि किस तरह से राजनीति ये करते। अभी निशिकांत पांडे जी देखिए, एक बार और खंडन करूंगा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक की बात की थी। वो इनके शासनकाल में 2024 का मामला है, जो अपने लाश गड़ाने के लिए, पंचित लाश गड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो बेटा गया और सरकार ने वहां सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए थे, हम कुछ नहीं कर सकते। पहली बात। अब देखिए, मैं जो बोलते राजनीति किस तरह से करते, धर्मांतरित व्यक्ति को सांसद बनाने का काम कौन करता है? धर्मांतरित व्यक्ति को मंत्री केंद्र बनाने का काम कौन करता है? और यहां भी मैं बात कर रहा हूं राजनीति करने की, ठीक है। क्या इनके प्रमोद मिंज किस समुदाय से आते हैं? और बताता हूं, महासमुंद की जब जिला कार्यकारिणी अल्पसंख्यक मोर्चा की निकलती है, उसके अंदर महामंत्री बनाया जाता है जीवन तांडी को, मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है अनूप तांडी को। दोनों धर्मांतरित व्यक्ति है, तो क्या बोलेंगे? इसलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए। अरे ये तो प्रदेशों में अलग तरह की राजनीति कर रहे थे, अब यहाँ पे गौ माता हो जाती है। मगर अगर नॉर्थ ईस्ट में चलिए तो रात में खा सकते हैं, गोवा में बीफ की कमी नहीं होने देंगे। इनके केंद्र मंत्री बोलेंगे कि हम खाएंगे। तो ये राजनीति हर प्रदेश वाइज कर लेते। अब छत्तीसगढ़ में इनको आदिवासी अंचल ज्यादा है तो यहाँ पे उस तरह की राजनीति करनी है कि धर्मांतरण हो रहा, धर्मांतरण हो रहा, अवैध। अरे तो आप 17 साढ़े 17 साल से बैठे हुए ना, एक व्यक्ति को भी आपने क्यों नहीं सजा दिलाई अभी तक? अगर अवैध धर्मांतरण कोई कर रहा है या किसी ने किया भी है तो क्यों इस तरह की चीजें हो रही है? तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है और कहीं ना कहीं देखिए इसको सुलगा के रखने की कोशिश की जाती है बीजेपी के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार 12 मिलती है, उसके बाद भी केंद्र में कानून क्यों नहीं बनता है? ठीक है, निशिकांत जी जवाब दीजिए। जी 2-3 बातें हैं। एक तो जो हमारे बड़े भाई मनीष बोरा जी कह रहे थे वास्तविकता है, लेकिन इसमें 2 चीजें और आती हैं। देखिए, सुदूर वनांचल में जहाँ पे लाल रतन का गढ़ था, वहां पे अगर व्यवस्थाएं नहीं पहुंची उस कारण कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रायपुर राजधानी में ऐसी स्वास्थ्य और शिक्षा की कोई समस्या तो थी नहीं। मामला कुछ और है जिसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप बीमारी को स्वीकार नहीं करते, हम इसको मानते हैं कि ये समाज में एक घुला हुआ जहर है जिसको साफ करना है। दूसरा, जो हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि 17.5 साल में इतने ज्यादा चर्च बनना और धर्मांतरण होना, मंदिर बनना या मस्जिद बनना,
इसको आप इस प्रकार से क्यों करते हैं? सत्यप्रकाश जी, मुझे लगता है आप सबसे मतलब एक प्रबुद्ध प्रवक्ता है। इस प्रकार से अगर आप चीजों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है बड़ा गंभीर विषय है। विषय ये है अवैध धर्मांतरण। अवैध धर्मांतरण पे क्या सुकमा के एसपी ने और संभाग बस्तर कलेक्टर ने, कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा था आपके कालखंड में? आपने कोई रिप्लाई किया? सुकमा जल गया, नारायणपुर जल गया, यही इसी अवैध धर्मांतरण के कारण आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया, क्योंकि आपको संरक्षित करना था अवैध धर्मांतरण करने वालों। विषय मात्र ये है कि प्रतिबद्धता की कमी थी। हमारा ध्येय स्पष्ट है कि एक भी अवैध धर्मांतरण न हो, लेकिन एक बहुत गंभीर चुनौती आपके समझ दिवांशु जी मैं बड़ी स्पष्टता से रख रहा हूँ, बिना लाग लपेट के रख रहा हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब जब मैं आपको कोट कर रहा हूं कि बस्तर का या सरगुजा का या रायपुर राजधानी का जब ये कानून बना था, उस समय जब ये लोग सड़क पे आए मसीह समाज, उसमें क्या देखने को मिला कि मैं तो पांडे हूं, मैं दुबे हूं, लेकिन मसीह समाज में आस्था रखता हूं। अब इस चीजों को रेक्टिफाई करना इतना बारीक लाइन है ये कि हम तो धर्मांतरण किए नहीं। अब मतांतरण और धर्मांतरण के अगर अंतर को भी सत्यप्रकाश जी और कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है, तो मुझे लगता है कि 10 जनपद से जो डायरेक्शन है कि जितना खुलेआम करा सकते हो कराओ, लगातार कराओ, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रदेश में सुशासन की सरकार है, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जो गौ माता की बात आप लेके आए सत्यप्रकाश जी, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि सड़क पे गौ माता को काट के खाने वाले कांग्रेसी सिर्फ इसलिए कि हिंदू धर्म से नफरत था इनको। ये ऐसा उदाहरण एक भी प्रस्तुत कर दो, मैं अपनी मूछें मुड़ाने को तैयार हूँ कि सड़क पे काट के खाने वाला। नहीं पांडे जी आप मूछें मत उड़ाइए, आप बिना मूछों के अच्छे नहीं लगेंगे। महत्वपूर्ण विषय ये है कि अवैध धर्मांतरण पे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार जनता को साथ में लेके जन स्वीकृति के साथ एक बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। डीलिस्टिंग की मांग बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, सारी चीजें एक साथ चल रही है दिव्यांशु जी। हमारे प्रतिबद्धता पे कहीं कमजोरी नहीं है, क्योंकि क्या है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये वाले बात। ठीक है, आप पानी पी लीजिए। चलिए जी, सत्यप्रकाश जी अब बोलिए। देखिए निशिकांत जी ने बोला, देखिए मूछें उड़ाने की बात अलग है, मगर फिर मैं बोलना चाहूंगा, किरण रिजिजू ने तो खुलेआम बोला कि हाँ मैं बीफ खाता हूँ, जिसको जो करना कर ले। क्या कार्रवाई की? असम के मुख्यमंत्री चुनाव जब उनको लगा कि कहीं हाथ से निकल जाए, तो आखिरी चुनाव आते आते कह दिए कि रात में खा लीजिए भाई बीफ, घर में बंद करके। तो क्या कार्रवाई कर ली? अरे फिर वही अभी इनके वो राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो तो गायों में भी इन्होंने बंटवारा कर दिया, ये गाय वो दूसरी होती है, वो गाय दूसरी होती है, उसके गाय का खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कार्रवाई कर लिया आपने? स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने विधानसभा, गोवा विधानसभा में कहा बीफ की कमी नहीं होने देंगे। क्या कार्रवाई कर लिया आपने? तो देखिए यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि राज्यवार राजनीति इसी को बोला जाता है, और ध्रुवीकरण की राजनीति इसी को बोला जाता है कि आप एक वर्ग को कहीं ना कहीं आप उसको प्रताड़ित करते रहे, दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए, बहुसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए। मगर ये राजनीति कब तक चलेगी? इसलिए मैं बोलूं कि अब जनता भी जाग रही है, जनता अब इनसे सवाल करती है कि आप रोजगार पे बात कीजिए ना, आप क्यों ध्रुवीकरण और धर्मांतरण की बात कर रहे हैं? आप 2.5 साल में आपने कितने रोजगार दिए, उस पर बात कीजिए। आपने 2.5 साल दुष्कर्म की घटना क्यों बढ़ रही, उस पर बात कर लीजिए। आप किसान की आत्महत्या क्यों हो रही है, उस पर बात कर लीजिए। आप उस पर क्यों नहीं कर रहे? अगर वो वहां पे अगर धरना स्थल पे भीड़ बढ़ रही है, उस पर बात कर लीजिए आप। ठीक है पांडे जी जवाब दीजिए। धर्मांतरण क्यों आता है? ठीक है पांडे जी जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी के एक बात से सहमत हूं कि एक वर्ग की तुष्टीकरण कारण पूरी कांग्रेस को गत में डाल दी। इस कारण ये परिणाम है आपके समझ। हम अभी 23 राज्यों में सरकार में, तीसरी बार केंद्र में सरकार में, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। आपको रोजगार पे बात करना है, जिस दिन डिबेट रखना है, जहां रखना है, समय तारीख आप तय करो, हम आंकड़े के साथ आएंगे। आपको अगर महिला विकास पे, किसान के विकास पे, आपको सड़क पे, नाली पे, पानी पे, सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, जिस विषय पे डिबेट रखना, सत्यप्रकाश जी खुली चुनौती है आपको। तारीख समय आप निर्धारित करो, निशिकांत पांडे आपको आंकड़े के साथ जवाब देगा। ठीक है चलिए ठीक है। मनीष जी मेरा आपसे एक सवाल है कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या कानून में कुछ कमी है या एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या उसके लिए हो सकता है? जी आपकी टिप्पणी मनीष जी। देखिए निश्चित रूप से एक बात यह है कि ये जो स्थितियां हैं इसमें कानून का पालन करना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। अब अवैध धर्मांतरण कैसे हो रहा है, या लालच से या लोभ दे करके या प्रलोभन से धर्मांतरण हो रहा है,
इस बात को आप प्रमाणित कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, ये जब तक प्रमाणित नहीं होगा तब तक किसी को सजा मिल नहीं सकती। तो मैंने कहा ना कि बेसिकली इसकी जड़ में जाना पड़ेगा और इसकी जड़ों में जाकर के हमको काम करने की आवश्यकता है। और ये गंभीर विषय है कि जो आदिवासी क्षेत्र से वहां से निकल करके अब ये मैदानी इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण का जो वो है वो निकल करके आ रहा है। तो ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है और इस पर सरकार के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है कि वे इस बात को समझे कि ये स्थितियां जो बन रही हैं इसमें लगातार हमको काम करने की आवश्यकता है। एक दिन दो दिन में नहीं होगा। आपने कानून बनाया, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रशासनिक स्तर पर कसावट लानी पड़ेगी और जो अधिकारी हैं उनको इस बात को गंभीरता से देखना पड़ेगा कि ये स्थितियां क्यों आ रही है। यदि कोई परिवार ऐसा है जिसके साथ में कोई समस्याएं आ रही है तो उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी है और उनको इस दिशा में काम करना चाहिए। जब हम उनकी उन परेशानियों को दूर करेंगे जिसकी वजह से वो धर्मांतरण, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने मनीष जी कि भाई जड़ पे काम करना पड़ेगा, रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा। जब तक जड़ पे वार नहीं किया जाएगा तब तक समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।